नमस्ते बच्चों। इतिहास में हम आज जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के अंतर्गत भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला शब्द आता है भूमंडलीकृत या वैश्वीकरण। पहले हम इसका अर्थ समझते। भूमंडलीकरण का अर्थ, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण का आशय देखते हैं। इसका आशय क्या है? विभिन्न देशों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकरण से इसका आशय है। दूसरा, जिसमें विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, उन्नत प्रौद्योगिकी आदि के कारण विश्व व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, वस्तुओं एवं सेवाओं को एक देश से दूसरे देश में आने व जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा, संपूर्ण विश्व में व्यापार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती हैं। परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देशों में वस्तुओं की कीमत लगभग समान होती है। भूमंडलीकरण का उद्देश्य क्या है? भूमंडलीकरण का उद्देश्य पहले तो स्थानीयकरण के मौद्रिक घाटे को कम करना। दूसरा, बाह्य उदारीकरण के तहत विदेशी वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और पूंजी के आयात से प्रतिबंध हटाना। तीसरा, घरेलू उदारीकरण के तहत उत्पादन, निवेश और बाजार व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देना। भूमंडलीकरण आधुनिक युग से पहले पूंजी व बहुत सारी चीज़ों का वैश्विक आवाजाही का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। जब हम वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हम उन युगों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनसे गुजरते हुए हमारी दुनिया आज ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में, हर समय में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों एवं आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अकेला नहीं जाता है, उसके साथ उसकी संस्कृति, उसकी तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि अपने साथ वह तरह तरह के कीटाणु और बीमारियां भी लेकर के चलता है। 3000 ईसा पूर्व समुद्र तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से भारत की सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ पैसे या मुद्रा के रूप में चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही हैं और इन्हीं के साथ में बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का इतिहास भी रहा है जिसे हम 7वीं शताब्दी तक ढूंढ सकते हैं। और 13वीं सदी के बाद तो इसका प्रसार हम साफ तौर से देखते हैं। इसमें एक चित्र बना हुआ है जिसमें नौका एक बनी हुई है। यह चित्र गोवा संग्रहालय में रखा हुआ है। यह 10वीं शताब्दी का चित्र है। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृत शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीर से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व को बताया गया है। इसके बाद आता है रेशम मार्ग या सिल्क रूट के माध्यम से जुड़ती दुनिया। आधुनिक काल के पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण
सिल्क रोड के रूप में हमें दिखाई देता है। जैसा कि सिल्क मार्ग के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व रहा होगा। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। ये रास्ते ज़मीन से भी होकर के जाते थे और समुद्र से भी होकर के जाते थे। ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ता था। तो प्रश्न आता है कि सिल्क मार्ग से संसार के कौन से भाग जुड़े हुए थे? सिल्क मार्ग एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। किन वस्तुओं के व्यापार होते थे सिल्क रूट से? चीनी रेशम पश्चिमी के देशों को भेजे जाने का मुख्य मार्ग था। भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे, जैसे सोना, चांदी आदि कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। इसके बाद इसी रास्ते से धर्म भी दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचा, जैसे ईसाई मिशनरी, मुस्लिम धर्मोपदेशक, पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म इसी रास्ते से पूरे विश्व में फैला। बच्चों, आप लोग ये मैप देख रहे हैं, ये सिल्क रोड का मैप है। इसमें जो नीले रंग से रास्ते दर्शाए गए हैं वो समुद्री रास्ते हैं, और जो रास्ते लाल रंग से दर्शाए गए हैं वो ज़मीनी रास्ते हैं। आप इसमें देख रहे हैं जावा द्वीप से होते हुए ये यूरोप तक समुद्री रास्ता फैला हुआ है, और सोमालिया से लेकर ये बीच में अपना भारत आता है, और फिर ये जावा द्वीप तक गया है, और चाइना से भारत होते हुए और यूरोप तक ज़मीनी रास्ता भी गया है और समुद्री रास्ता भी गया है। आप इजिप्ट देख रहे हो, यहाँ पर इजिप्ट तक भी गया है ये रास्ता। तो इस तरह से इन मार्गों के द्वारा सिल्क रूट एशिया और यूरोप से जुड़ा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। जब भी कोई यात्री कहीं भी घूमने के लिए जाता है, यात्रा करने के लिए जाता है, तो अपने साथ अपना भोजन, अपना स्वाद भी लेकर के जाता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होते ही हैं, लेकिन जाने अनजाने वहाँ से नई फसलों के बीज भी लेके आते हैं और बो के भी आते हैं। तो इसी दिशा में संभव है कि विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ भी साझा स्रोत रहे हों। जैसे हम स्पेगेटी का उदाहरण लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम पहुँचे। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा। सिसिली अब इटली का टापू है। इसके अलावा आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ यूरोप और एशिया में पहुँचे। अब इसमें प्रश्न आता है कि 500 वर्ष पूर्व भारतीय कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में नहीं जानते थे? 500 वर्ष पूर्व भारतीय आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि के विषय में नहीं जानते थे। आप इस चित्र में देख रहे हैं वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीज़ों की अदला बदली
कर रहे हैं। मार्को पोलो बुक ऑफ मार्बल्स 15वीं सदी का ये चित्र है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार बहुत सी फसलों के आने से हमारे जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ जो आलू है हर जगह यूज होती है। हम आलू का इस्तेमाल हर जगह हर तरीके से कर लेते हैं। आलू का इस्तेमाल शुरू होने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उनका भोजन अच्छा हो गया और उनकी औसत आयु भी बढ़ने लगी। तो प्रश्न आता है कि यूरोप के आने के बाद यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी कैसे बदली। तो पहला, उनका जीवन अच्छा हो गया, उनकी औसत उम्र बढ़ गई। दूसरा, उनका भोजन बेहतर हो गया। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक में किसी बीमारी के कारण जब आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए। तो आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? इसको आलू के अकाल के नाम से जाना जाता है, जब आलू की फसल खराब हो गई। ये कब पड़ा था? 1840 में। विजय, बीमारी और व्यापार। अभी आप लोगों ने मैप में देखा कि हमारा भारतीय उपमहाद्वीप सिल्क रूट के बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहा है, समुद्री रास्ते में भी और ज़मीनी रास्ते में भी। तो भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार के रास्ते में एक अहम बिंदु था। यूरोपियों के दाखिले से आवाजाही और बढ़ गई। व्यापार की दिशा यूरोप की तरफ भी बढ़ने लगी। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने विजय प्राप्त कर ली और अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। तो प्रश्न है कि सबसे पहले अमेरिका पर विजय किस देश ने प्राप्त की? तो स्पेन ने। व्यापार के लिए जो मुख्य महासागर था वो कौन सा था? कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, हिंद महासागर के पानी के जरिए, इस समुद्र के जरिए व्यापार फल फूल रहा था और ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप का पूरे नेटवर्क में सबसे ज़्यादा महत्व था। अमेरिका की खोज से पहले अमेरिका का किसी भी देश के साथ कोई भी संपर्क नहीं था। वो बिल्कुल अछूता देश था। उसने दुनिया के साथ में कोई भी संपर्क नहीं रखा था। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली धातुएं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को और अधिक बढ़ाया और एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। इसी में एक शहर था एल डोराडो। एल डोराडो क्या है? एल डोराडो एक काल्पनिक सोने का शहर था जिसके लिए लोगों ने अनेक खोजी अभियान चलाए। सोलहवीं सदी तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अपनी विजय का सिलसिला शुरू कर दिया था और अमेरिका को उपनिवेश भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये यूरोपीय सेनाएं केवल सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीत रही थीं, बल्कि स्पेनिश विजेताओं का सबसे शक्तिशाली जो हथियार इस समय था वो चेचक जैसे कीटाणु थे।
जो कैसे पहुँचे? चेचक जैसे कीटाणु अमेरिका तक कैसे पहुँचे? स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ। फैल क्यों गए? अमेरिका में ये रोग क्यों फैला? क्योंकि लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इसलिए यहाँ पर चेचक बहुत मारक साबित हुई और पूरे के पूरे समुदाय समाप्त होते चले गए और इस कारण घुसपैठियों की जीत आसान होती चली गई। अब प्रश्न आता है कि स्पेनिश सैनिक इस रोग से क्यों नहीं प्रभावित हुए? तो स्पेनिश सैनिकों के अंदर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी और इनके पास इससे बचने का तरीका भी मौजूद था। 19वीं सदी में यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। जनसंख्या बढ़ने के कारण शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियां भी फैल रही थीं, धार्मिक टकराव आम हो गए थे और धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलाबों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं सदी के अंत तक चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था और एशियाई व्यापार में भी इन्हीं का दबदबा था। इन्हीं का किसका? भारत और चीन का। लेकिन विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपना संपर्क कम कर दिया और दुनिया से अलग थलग हो गया। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या हो गया? यूरोप। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। इस समय दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी, जिसमें राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों से दुनिया बहुत तेजी से बदली और इन कारकों ने पूरे समाज की काया पलट करके विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। इस समय अर्थशास्त्रियों ने 3 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का उल्लेख किया। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय कौन कौन से थे और ये किस तरह से कार्य कर रहे थे? तो आर्थिक विनिमय में 3 तरह का प्रवाह माना गया। पहला, व्यापार का प्रवाह, शुरू से ही कपड़ों और गेहूं का व्यापार का प्रवाह। दूसरा था श्रम का प्रवाह, लोग रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। तीसरा है पूंजी का प्रवाह, इस प्रकार का प्रवाह जिसमें अल्प या दीर्घ अवधि के लिए पूंजी का निवेश दूसरे देशों में होता आया है। कभी कभी इन कारकों के बीच संबंध भी टूट जाते थे, जैसे वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। अब आता है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस समय यूरोप में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थीं। 19वीं सदी में ब्रिटेन की बात बिल्कुल अलग थी। अगर इस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। तो 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी। जब आबादी बढ़ी तो
भोजन की मांग भी बढ़ी, शहर बड़े होने लगे और कृषि उत्पाद महंगे होने लगे, उद्योगों में वृद्धि होने लगी। और उस समय मक्का के आयात पर रोक भी लगा दी गई। मक्का के आयात पर रोक क्यों लगाई गई? भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे कार्न लॉ के नाम से जाना। प्रश्न है कि कार्न लॉ किसे कहते हैं या कार्न लॉ क्या है? जब ब्रिटेन सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी तथा कृषि उत्पादों की मांग ऊपर जाने लगी, अतः कृषि उत्पाद भी महंगे होने लगे। भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने जिन कानूनों के सहारे आयात पर पाबंदी लागू की थी उन्हें कार्न लॉ कहते हैं। प्रश्न है कि कार्न लॉ किसे कहते हैं? भूस्वामियों की दबाव में सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी उसे कार्न लॉ कहा जाता है। कार्न लॉ निरस्त होने के बाद क्या परिस्थितियां बनी? कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा, जिसकी कीमत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव उजड़ने लगे, लोग शहर या दूसरे देशों में जाने लगे। फायदा क्या हुआ? उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से औद्योगिक प्रगति में वृद्धि हुई, लोगों की आय में वृद्धि हुई। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में श्रम का प्रवाह बढ़ गया। अठारह से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हुई। 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों का था। प्राथमिक उत्पाद मतलब गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पाद और कोयले जैसे खनिज पदार्थ। जब औद्योगिक प्रगति हुई तो या खेती के लिए जब ज़मीनें साफ की गई, जैसे आपके किन देशों में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनें साफ करके खेती की जाने लगी? पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, लगभग दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। लेकिन इतने से तो काम नहीं होने वाला था। इसलिए खेतिहर जो इलाके थे उनको भी आपके रेल मार्ग या सड़क मार्ग से जोड़ना आवश्यक था, तटीय क्षेत्र से जोड़ना आवश्यक था। तो खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन की ज़रूरत थी। ज़्यादा माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना, पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए ये ज़रूरी था कि दूसरी जगह के लोग आकर के वहाँ पर बसें, यानी कि नए घर बनाना, नई बस्तियाँ बसाना। इन सारे कामों के लिए किसकी आवश्यकता थी? पूंजी और श्रम की। पूंजी कहाँ से आ गई? लंदन जैसे वित्तीय केंद्र से पूंजी आने लगी। श्रम कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ला करके बसाया जाने लगा, यानी कि श्रम का प्रवाह होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए।
ये लोग यहाँ पर क्यों जा रहे थे? एक बेहतर जीवन जीने की चाह में वहाँ तक जा रहे थे, एक बेहतर भविष्य के लिए। आप ये देख रहे हो जहाज़ पर चढ़ने का इंतज़ार करते आयरिश अप्रवासियों का चित्र। अब लोगों का भोजन किसी आसपास के गांव से नहीं आ रहा था, बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ नहीं पैदा कर रहे थे, यह काम अब औद्योगिक मजदूर करने लगे थे। ये एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हो रहा था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। पानी के जहाज़ों से दूसरे देश में खाद्य पदार्थ पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर किन से काम करवाया जाता था? इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। ऐसे बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देखते हैं, जहाँ की अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए ब्रिटिश भारतीय सरकार ने नहरों का जाल बिछा दिया था, ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी अथवा नहर बस्ती कहा जाता था। तो प्रश्न आता है कि केनाल कॉलोनी या नहर बस्ती किसे कहा जाता था? तो नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। ऐसा कपास के साथ भी रहा है। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जा रही थी कपास की। क्यों की जा रही थी? ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। वही स्थिति रबड़ की भी थी। 1820 से 1914 के बीच में ये व्यापार 25 से 40 गुना तक बढ़ गया था। अब हम देखते हैं तकनीकी भूमिका। इस पूरे घटनाक्रम में वैश्विक कृषि और औद्योगिक क्रांति में तकनीकी भूमिका क्या थी? तो रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव में बहुत महत्वपूर्ण रहे। इनके बिना हम 19वीं सदी के परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते। तकनीकी प्रगति एक चीज़ से नहीं होती है, ये चौतरफा प्रगति होती है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक का परिणाम भी होती है। इस समय रेलवे की प्रगति हुई बहुत ज़्यादा। रेलवे लाइन का जाल बिछाया गया, हल्की बोगियां बनाई गईं, भाप के जहाज़ बनाए गए, भाप के इंजन बनाए गए, वातानुकूलित जहाज़ बनाए गए और टेलीग्राफ की सुविधा भी बनाई गई। आप एक ये बाजार का चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में मेले में किसान अपने पालतू जानवर को लाते थे और वहाँ इनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार कहाँ था, या सबसे पुराना पशु बाजार कहाँ स्थित था? तो स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया, जहां से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें जाती थीं। इस चित्र में आप देख सकते हो, मांस को अलेक्सांद्रा जलपोत पर लादा जा रहा है। तो मांस का निर्यात कब संभव हो पाया?
मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई। पहले यूरोप में मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। 1870 के दशक में जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत लंबे सफ़र में मर भी जाते थे, बीमार पड़ जाते थे। बहुत सारे पशुओं का वजन गिर जाता था जिससे वे खाने लायक नहीं रहते थे। तो इस तरह से दूसरे देशों तक पहुँचते पहुँचते मांस बहुत महंगा हो जाता था और ये गरीबों की पहुँच से बाहर था। और ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग भी कम थी और उत्पादन भी कम था। लेकिन जब जहाज़ों को ठंडा रखने की तकनीक आ गई, रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित हो गई पानी के जहाज़ों में, तो ये स्थिति बदल गई। अब मांस को बिना खराब हुए लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसलिए क्या हुआ कि जानवरों को पहले ही मारा जाने लगा। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इन जगहों से जानवरों के बजाय अब उनका मांस यूरोप भेजा जाने लगा। इससे क्या हुआ कि न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए और यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण भोजन मिलने लगा। पहले वे सिर्फ आलू और ब्रेड खाते थे, अब मांसाहार भी खाने लगे। इससे जीवन स्थिति सुधरी और शांति स्थापित होने लगी। लेकिन इसमें जो एक दूसरा पक्ष आता है कि साम्राज्यवादी मंसूबों को भी समर्थन मिलने लगा। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। जब व्यापार फल फूल रहा था, बाजार तेजी से फैल रहे थे, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, लोग संपन्न हो रहे थे, ये एक पक्ष था। इसका दूसरा पक्ष भी था। वो क्या था? दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका छीनने लगी थी। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय विजयों से बहुत सारे कष्ट, आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन भी आए। ये आप लोग अफ्रीका का मानचित्र देख रहे हैं। इसमें आपको देख के लग रहा होगा कि जैसे स्केल रख करके अफ्रीका को बांट लिया गया है, और ऐसा हुआ भी। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके को बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया। 1885 में 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह से लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। प्रश्न आता है कि अफ्रीका के नक्शे पर इस तरह की लकीरें खींचकर उसे कब बांटा गया? यह बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक साथ बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका औपनिवेशिक ताकत कब बना? 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका औपनिवेशिक ताकत बन गया। ये आप एक चित्र देख रहे हैं। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली। ये कौन थे? ये एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिंग्विस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था।
उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ीं, अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसी जो खोजें होती थीं वे केवल भौगोलिक जानकारियां इकट्ठा करने के लिए नहीं होती थीं, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से भी सीधा संबंध होता था। इसके बाद आता है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। कब फैली? 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली। ये किसकी बीमारी थी? ये मवेशियों की बीमारी थी। रिंडरपेस्ट मवेशियों का प्लेग था और दुर्घटनावश यहाँ पर फैल गई थी, जिसने अफ्रीका के हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल करके रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, जबकि आबादी वहाँ की कम थी। उनकी ज़िंदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे चलता था। वहाँ पर वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। उनके ऐसे बहुत कम उनकी ज़रूरतें थीं जिन्हें पैसे से खरीदा जा सके। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की तरफ आकर्षित हुईं और ये लोग अफ्रीका में बागानी खेती करना चाहते थे और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें यूरोप भेजा जा सके। लेकिन यहाँ के लोग, अफ्रीका के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। उनको रोकने के लिए और मजदूरों की भर्ती के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन बात नहीं बनी। भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खादानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था की गई कि अब परिवार का केवल एक सदस्य पैतृक संपत्ति का मालिक होगा। इस तरह से नए कानून बना करके परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया गया। खान में काम करने वालों को बाड़े में बंद कर दिया गया। उनके खुलेआम घूमने पर फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। प्रश्न आता है कि खान या बागान मालिकों ने मजदूरों को अपने पास रोकने के लिए या मजदूरों की भर्ती करने के लिए कौन कौन से हथकंडे आजमाए? तो सबसे पहला है, अफ्रीका के लोगों पर भारी भरकम कर लाद दिया गया, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खादानों में काम करता हो। दूसरा, काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए और नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि जब परिवार के एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। तीसरा, इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया। चौथा, खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया और उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। ये 4 ज्यादतियाँ खान मालिकों या बागान मालिकों के द्वारा अफ्रीका के लोगों के ऊपर की गई। और इसी समय अफ्रीका का दुर्भाग्य देखिए, रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। ये बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। क्यों फैला, किसके कारण फैला? पूर्वी अफ्रीका में एरिस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जो जानवर लाए जाते थे, उन्हीं के जरिए यहाँ पहुँची। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी।
अफ्रीका के किस हिस्से से यह बीमारी दाखिल हुई थी? अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल हुई थी। 1892 में यह अटलांटिक तट तक जा पहुंची और 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का धूर दक्षिणी हिस्सा यहाँ भी पहुंच गई और इसने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को ख़त्म कर दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के साथ कौन सी समस्या पेश आई? तो रिंडरपेस्ट बीमारी ने 90% पशुओं की जान ले ली, जिससे अफ्रीकियों की रोजी रोटी का साधन समाप्त हो गया। जो जानवर बच गए थे उन्हें बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने अपने कब्जे में ले लिया और इस तरह से अफ्रीकियों को गुलामी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। इसमें एक शब्द आता है गिरमिटिया। गिरमिटिया का अर्थ क्या होता है? अनुबंधित मजदूर। इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। 17वीं सदी में आए अंग्रेजों ने आम भारतीयों को एक एक रोटी के लिए मोहताज कर दिया। उन्हें गुलामी की शर्त पर विदेश भेजना प्रारंभ कर दिया। इन्हें ही गिरमिटिया मजदूर कहा गया। गिरमिट शब्द एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश है, जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका व अन्य देशों को भेजे जाते थे, उसे एग्रीमेंट कहा जाता था। ये मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम करके स्वदेश वापस लौट सकते थे, ऐसा इस एग्रीमेंट में कहा जाता था। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक कहाँ से जाते थे? तो ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे क्षेत्रों से जाते थे। ये अनुबंधित श्रमिक कहाँ जाते थे? पहले तो कहाँ से जाते थे, अब कहाँ जाते थे? भारत के ये अनुबंधित श्रमिक कैरिबियाई द्वीप समूह, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाए जाते थे। तमिल अप्रवासी सोलोमन और मलाया जाकर काम करते थे। ये असम के चाय के बागानों में भी इन्हें ले जाया जाता था। इस नई अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया। एक कारण आता है कि आखिर ये मजदूर दूसरे देशों को क्यों जा रहे थे, कार्य करने के लिए दूसरी जगहों को या दूसरे देशों को क्यों जा रहे थे? तो तमिलनाडु के सूखे इलाकों से ये मजदूर जाते थे और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। बटाई के लिए वो ज़मीन तो लेते थे, लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्ज बढ़ने लगा और वे काम की तलाश में घर बार छोड़ने लगे। आप ये चित्र देख रहे हैं, त्रिनिदाद के एक कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर। ये 19वीं सदी का प्रारंभ का चित्र है। ये दूसरा चित्र है। शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूरों के चित्र
मालिकों के लिए इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का महत्व होता था। इन मजदूरों को लेकर के कौन जाता था? इन मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, कैसे यात्रा करेंगे, क्या काम करना होगा, नई जगह पर क्या काम होगा, कैसे हालात होंगे, इनके बारे में इन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। और ये भी नहीं बताया जाता था कि इन्हें बहुत लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। और जब कोई मजदूर राजी नहीं होता था तो ये एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। जब ये मजदूर बागानों या कार्यस्थल तक पहुंचते थे तो अब उन्हें पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसे हालात नहीं हैं। नई जगह पर जीवन जीना और कार्य करना, दोनों स्थितियां बहुत कठोर हैं। इन मजदूरों के पास कहने के लिए भी कानूनी अधिकार नहीं था, नाम मात्र भी कानूनी अधिकार नहीं था। लेकिन इन सब के बाद भी इन मजदूरों ने ज़िंदगी बसर करने के तरीके ढूंढ लिए, नई और पुरानी संस्कृति का सम्मिश्रण कर लिया। अगर ऐसे मजदूर भाग जाते थे, भागने का प्रयास करते थे, तो उन्हें पकड़ करके बहुत कड़ी सज़ा दी जाती थी। लेकिन इन्होंने अपनी आत्माभिव्यक्ति का नया तरीका खोजा, जिसको हम लोग त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस में देखते हैं। इसको होसे नाम दिया गया था। प्रश्न आता है, होसे क्या है? त्रिनिदाद में मुहर्रम वार्षिक जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया, जिसमें सभी धर्मों व नस्लों के लोग हिस्सा लेते थे। इमाम हुसैन के नाम पर इस मेले को होसे नाम दिया गया। इसी में जो दूसरा धर्म विकसित हुआ उसे विद्रोही धर्म के नाम से या रास्ता फारियानवाद के नाम से जाना गया, जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्यात दिलाई। इसके बाद है त्रिनिदाद और गुआना में चटनी म्यूजिक। तो ये चटनी म्यूजिक भारतीय अप्रवासियों के वहाँ पहुँचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का विदेश में भारतीय उद्यमी। विश्व व्यापार के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार से और बैंक से पैसा ले सकते थे, लेकिन छोटे किसान क्या करेंगे? और यहीं से देसी साहूकार और महाजन हमें दिखाई देते हैं। अपने यहाँ भारतीय बैंकरों में जो प्रमुख नाम आते हैं भारतीय उद्यमियों के, शिकारीपुरी श्राफ, नट्टू कोट्टई चेट्टियार और हैदराबादी सिंधी व्यापारी। ये भारतीय व्यापारी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। इसके लिए या तो वे अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। इनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित व्यवस्था थी, पद्धति थी, और इन्होंने अपने व्यावसायिक संगठन और क्रियाकलापों को देसी स्वरूप के रूप में विकसित कर लिया था। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिल जाती थीं। यह एक बहुत अच्छा और फलता फूलता व्यापार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत से यूरोपीय बाजारों में महीन कपास निर्यात की जाती थी। प्रश्न आता है कि महीन कपास का निर्यात बंद क्यों हो गया? औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ गया।
जिससे वहाँ के व्यापारियों ने सरकार पर कपास के आयात पर रोक लगाने के लिए दबाव डाला। फलस्वरूप आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क लगा दिया गया, जिससे भारतीय कपड़ों का निर्यात कम हो गया। अब हम देखते हैं कि कब और कितना सूती कपड़ों का निर्यात हुआ। 1800 में 30%, 1815 में ये निर्यात 15% हो गया। 1870 तक आते आते घटकर सूती कपड़ों का निर्यात 3% रह गया। 19वीं सदी में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढ रहा था, और सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण भारतीय कपड़े ब्रिटिश बाजार से बेदखल हो गए और उन्हें दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब प्रश्न आता है कि जब कपास का निर्यात बंद हो गया और बाकी भी चीज़ों का निर्यात बंद हो गया, तो भारत किन चीज़ों का निर्यात कर रहा था? तो इस समय भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ रहा था। जैसे कच्चे कपास का निर्यात, जो 1812 से 1871 के बीच 5% से बढ़कर 35% हो गया। नील का निर्यात कपड़े की रंगाई के लिए। अफीम का निर्यात, ब्रिटेन सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। बदले में जो पैसा मिलता था उससे चीन से ही चाय के साथ और भी कई पदार्थों का आयात करती थी। व्यापार अधिशेष क्या होता है? जब किसी देश के निर्यात का मूल्य इसके आयात के मूल्य से अधिक हो जाता है, वह व्यापार अधिशेष होता है। ब्रिटेन से जो सामान भारत भेजा जाता था, उसकी कीमत भारत से निर्यात किए जाने वाले सामान से बहुत अधिक होती थी। इस तरह से भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार में हमेशा फायदे में रहता था और इस तरह से दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। अब प्रश्न आता है कि ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, उससे ब्रिटेन क्या करता था? इससे ब्रिटेन तथाकथित होम चार्जेज या देसी खर्चे का निपटारा करता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। इस नक्शे में हम देख पा रहे हैं कि 17वीं सदी के अंत में भारत की शेष विश्व से जोड़ने वाली व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे। इसमें जो ब्लू कलर से रास्ते बने हुए हैं वो समुद्री मार्ग हैं, और जो रेड कलर से बने हुए हैं वो ज़मीनी मार्ग हैं, और जो सर्कल दिखाए गए हैं वो बंदरगाह से होने वाले व्यापार की मात्रा हैं। बड़े सर्कल हैं तो वो वहाँ से ज़्यादा व्यापार होता था, और जो छोटे सर्कल हैं वहाँ के बंदरगाहों से कम व्यापार होता था। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीकरण विश्व बनने के 3 कारक कौन कौन से थे? पहला था व्यापार, दूसरा था काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, और तीसरा पूंजी। दूसरा क्वेश्चन, कौन से 2 आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया? पहला भाप इंजन और दूसरा रेलवे। तीसरा क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे भूमंडलीकरण विश्व बनने के 3 कारण कौन कौन से थे?
तो इसमें पहला व्यापार, दूसरा काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, तीसरा पूंजी। अगला क्वेश्चन, कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया? पहला भाप का इंजन, दूसरा रेलवे। अगला क्वेश्चन है, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुनें। आदान प्रदान पूछा गया है, तो एशिया से कपड़ा और अमेरिका महाद्वीप से गेहूं। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का तात्पर्य खाद्य पदार्थों के एक देश से दूसरे देश को आदान प्रदान करने से है, जहां इनका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों या कृषि उत्पादों के आयात निर्यात की यह व्यवस्था संसार के लिए बिल्कुल नहीं थी, अतः इसे वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था कहा गया। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? पहला, अब खाद्य पदार्थ किसी निकट के गांव या कस्बे से नहीं आते थे, बल्कि हजारों मील दूर से आने लगे थे। दूसरा, खेतों में कृषि मजदूर भी काम करने लगे थे। खेत पहले से बहुत बड़े थे। भारत के लोगों को अनुबंधित श्रम के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? तो भारतीय राज्यों में कुटीर उद्योग समाप्त हो रहे थे, जमीन का किराया बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए ज़मीनें साफ की जा रही थीं। इन परिवर्तन से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। बटाई पर वे ज़मीन ले तो लेते थे, लेकिन इनका किराया चुका नहीं पाते थे, अतः उन पर ऋण बढ़ने लगा और मजबूर होकर उन्हें रोजगार की तलाश में घर बार छोड़ना पड़ा। पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की? वर्षों तक संसार से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में चेचक से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जब यूरोपीय शक्तियों ने वहां उपनिवेश स्थापित किए, तब चेचक फैल गई। इस प्रकार यूरोपीय शक्तियों की अमेरिका के लोगों को जीतने के लिए सैन्य अस्त्रों का उपयोग नहीं करना पड़ा। यह अत्यंत घातक रोग था, जिसने पूरे के पूरे अमेरिकी समुदाय को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार बीमारियों ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में सहायता दी। कार्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्न लॉ समाप्त करने के पश्चात बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभाग पर कृषि कार्य बंद हो गया। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़कर वो या तो शहरों में चले गए या अन्य देशों की ओर पलायन करने लगे। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप की ओर से लड़ने वाले लोग कामकाजी आयु के थे। युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई और अधिक मात्रा में इनकी मृत्यु हुई। इससे यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य कम हो जाने से युद्ध के पश्चात परिवारों की आय भी गिर गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। विश्व के आर्थिक भूगोल में एक बार उस समय परिवर्तन आया जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशियाई देशों में उत्पादन प्रचालन स्थापित करने का निर्णय किया। आज एशियाई देश भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल से भरे पड़े हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए दो उदाहरण दीजिए।
इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जो यह प्रकट करते हैं कि किस प्रकार तकनीक ने खाद्य उपलब्धता को प्रभावित किया। जैसे रेफ्रिजरेटेड जहाज़ों के आविष्कार ने मांस के व्यापार को आरंभ कराया। सड़ने गलने वाले पदार्थ सस्ते हो गए, मांस के दाम भी गिर गए। तीव्र रेल यातायात और बड़े जहाज़ों ने अधिक माल को तेज़ी से खेतों से दूर बाजार तक पहुंचाया, इसलिए उनके दाम भी गिरे। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय बंदोबस्त क्या होता है? बहुपक्षीय बंदोबस्त में किसी एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है? इसका उत्तर है, संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि हुई। दूसरा, 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों ने अपने बीच अंतर संबंध था। दूसरा, 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतर संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। क्वेश्चन आता है, गिरमिटिया प्रथा कब प्रारंभ हुई और कब बंद हुई? गिरमिटिया प्रथा अंग्रेजों द्वारा सन 1834 में प्रारंभ हुई और सन 1917 में बंद हो गई। आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा? आयरलैंड में आलू का अकाल 1945 से 1849 तक रहा। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। यूरोपीय देश स्पेन ने अमेरिका पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के।